So, hello everyone, I welcome you all. Now, in this discussion, we shall be addressing the provisions of priority 2 of the business head. तो देखिए बिजनेस हेड में जो मेन सेक्शंस थे वो तो अपन ने सब पढ़ लिए. कुछ चीजें हैं जो मैं क्लासिफाई करता हूँ एज प्रायोरिटी 2. इसमें से दो चार ऐसी बातें जरूर बताऊंगा जिसको मैं कहूंगा कि देखो इसको प्रायोरिटी 1 मान के ही पढ़ लो, बाकी बेसिकली इट्स प्रायोरिटी 2 ऑफ द बिजनेस हेड. तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात जो है वो दिए गए हैं कुछ ऐसे डिडक्शंस जो हमको डोनेशन देने पर मिलते हैं. तो बिजनेस हेड में कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर हमको डोनेशन देने पर डिडक्शन मिलता है. जैसे एक सेक्शन है सेक्शन 35 which is for scientific research. So if you are any assessee who is engaged in a business or profession, आपने अगर डोनेशन दिया इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन को, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को या किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, अदर इंस्टीट्यूशन को, टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और सोशल साइंस रिसर्च और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी को, या किसी कंपनी को जो बिजनेस कर रही है रिसर्च का, अगर आप इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं तो आपको 100% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन. आप जिसे भी डोनेशन दे रहे हैं देखो वो कहीं ना कहीं अप्रूव्ड होना चाहिए. अप्रूव्ड प्रोग्राम, अप्रूव्ड लेबोरेटरी, ठीक है, कंपनी विच इज अप्रूव्ड. तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को आप डोनेशन दे रहे हैं, आपको डोनेशन देने पर 100% जितना भी डोनेशन देते हैं उतना डिडक्शन मिलेगा. अभी देखो पिछले सालों में ये 125, 150 ऐसे परसेंट होता था, पर अभी ये 100% है. तो वेन एवर यू गिव अ डोनेशन यू गेट अ डिडक्शन 100% ऑफ दैट डोनेशन. और बिजनेसमैन हो तो डिडक्शन बिजनेस हेड में मिल जाएगा, नॉन बिजनेसमैन हो तो डिडक्शन मिलेगा अंडर द सेक्शन 80GGA. So that will be another section जहां नॉन बिजनेसमैन को डिडक्शन मिल जाता है. अल्टीमेटली एवरीबडी गेट्स अ डिडक्शन. बिजनेसमैन के लिए सेक्शन 35 है, अदर देन बिजनेसमैन के लिए सेक्शन 80GGA है. और आपने डोनेशन दिया, बाद में अगर उस इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल रिट्रोस्पेक्टिवली विड्रॉ भी कर लिया गया, रिवोक भी हो गया, तो भी आपका एग्जम्पशन कंटिन्यू करेगा क्योंकि आपने तो जेन्युइनली डोनेशन दिया था. तो योर डिडक्शन विल कंटिन्यू इवन इफ अगर उस इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल बाद में जाके कैंसिल हो गया है. फिर अगला सेक्शन आता है सेक्शन 35CCA. सेक्शन 35CCA में एलिजिबल असेसीज एनी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी फॉर्म, resident, non-resident, everybody is eligible. You have to give a donation to specified institution for rural development. तो आपने डोनेशन रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया. अगर आप रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन देते हो टू द स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन, तो जितना भी डोनेशन देते हो उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा. सो द अमाउंट ऑफ डिडक्शन यू विल गेट इज 100%. एंड फिर यहां पर वही कहा है कि बिजनेसमैन अगर डोनेशन देता है तो उसको बिजनेस हेड में डिडक्शन मिल जाएगा. अदर देन बिजनेसमैन अगर डोनेशन देता है तो उसको 80GGA में डिडक्शन मिल जाएगा. दूसरी बात यह भी कही गई है कि आपने डोनेशन दिया, आपको डिडक्शन मिल गया, बाद में अगर उस इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल रिट्रोस्पेक्टिवली विड्रॉ कर लिया गया तो ऐसी परिस्थिति में जो डिडक्शन पहले मिल चुका है वो रिवोक नहीं होगा, वो कंटिन्यू करेगा. अगली बात आती है विच इज डीलिंग विथ डिडक्शन फॉर इन हाउस एक्सपेंडिचर वेटेड डिडक्शन. देखिए जनरली हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डिप्रिसिएशन मिलता है, पर कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलने की बात आती है. ये कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जहां पर हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर के संबंध में 100% डिडक्शन मिलने की बात आती है. कुछ ऐसे खर्चे जो बिजनेस से संबंधित नहीं हैं उनमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी 100% डिडक्शन मिलने की बात आती है. तो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो उसमें हमको 100% डिडक्शन मिल जाता है. हो सकता है कि वो खर्चा बिजनेस से संबंधित नहीं हो, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो अदरवाइज भी 100 तो नहीं मिलता है, पर यहां 100% मिलने की बात आती है. तो पहला आता है अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च. अगर कोई कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में एंगेज्ड है, वो कंपनी साइंटिफिक रिसर्च इन हाउस करती है, कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में एंगेज्ड है और साइंटिफिक रिसर्च इन हाउस करती है आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल, द हेडिंग इटसेल्फ इज अप्रूव्ड रिसर्च.
कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अप्रूव्ड रिसर्च करती है तो उस रिसर्च पे जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी, उस सब का 100% डिडक्शन मिल जाएगा. सो 100% डिडक्शन शैल बी अवेलेबल फॉर ऑल द रेवेन्यू, ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट एक दो खर्चे यहां लिखे गए हैं, इनका डिडक्शन नहीं मिलेगा, लैंड एंड बिल्डिंग. सो वैसे तो सारे रेवेन्यू, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा, बट नो डिडक्शन शैल बी अवेलेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. दैट इज इट. और अभी देखो आपको ये पता होगा कि अगर कोई ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम में जाता है तो उसको कुछ इंसेंटिव्स नहीं मिलते, तो ये इंसेंटिव नहीं मिलेगा. जितने भी इंसेंटिव्स दिए गए हैं कि आपको वेटेड डिडक्शन मिल जाएंगे, ये इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे इफ यू हैव गॉन इनटू ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम. अब अगला सेक्शन आता है 35, अनअप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च. तो कोई भी असेसी किसी भी बिजनेस में एंगेज है, अगर वो साइंटिफिक रिसर्च करता है विच इज रिलेटेड टू हिज बिजनेस, द रिसर्च इज रिलेटेड टू हिज बिजनेस, तो उस रिसर्च पे जो भी रेवेन्यू, जो भी एक्सपेंडिचर करेगा, जो भी रेवेन्यू, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, उस सब खर्चे का डिडक्शन 100% उसे मिल जाएगा, एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड. यहां पर अप्रूवल की भी कोई जरूरत नहीं है, बट द कंडीशन ऑब्वियसली इज दैट वो रिसर्च जो है उसका डिडक्शन तभी मिलेगा व्हेन यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर दैट ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम. अगर आप ऑप्शनल रेजिम में जाते हो तो ये इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा. अगला सेक्शन आता है सेक्शन 35 ट्रिपल सी. एनी असेसी हु इज एंगेज्ड इन एनी बिजनेस, अगर वो एक नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी असेसी किसी भी बिजनेस में एंगेज्ड है, अगर वो एक नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट पर उन्हें 100% डिडक्शन मिलेगा ऑफ ऑल रेवेन्यू, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है, एंड अप्रूवल जरूर लेना पड़ेगा. द प्रोजेक्ट हैज टू बी अंडर अ नोटिफाइड स्कीम which has to be approved, and अगर आप ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम में जाते हैं तो आपको ये इंसेंटिव नहीं मिलेगा. ठीक है, दैट इज समथिंग विच शुड बी नोन. उसके बाद सेक्शन आता है 35 सीसीडी. सेक्शन 35 सीसीडी डील करता है विथ अ कंपनी. एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है या स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. कंपनी जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है या स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उनके लिए, ठीक है, अगर वो नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में 100% एक्सपेंडिचर का डिडक्शन उन्हें मिल जाएगा, ऑल रेवेन्यू, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो जो भी रेवेन्यू, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो करेंगे, 100% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज अप्रूवल चाहिए हम उनको. ठीक है, अप्रूव्ड होना चाहिए आपका स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, और अगर ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम में जाते हो तो ये इंसेंटिव नहीं मिलेगा. अगला सेक्शन आता है सेक्शन 35 एडी. तो याद रखना है अपने को कि 5 सेक्शन है. 35 अप्रूव्ड रिसर्च, 35 अनअप्रूव्ड रिसर्च, 35 ट्रिपल सी, 35 सीसीडी, और अब आखिरी आता है 35 एडी. 35 एडी के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरी ऑफ बिजनेस है, उसमें बताया कि यहां पर स्पेसिफाइड, यहां पर नहीं, उसकी बात करता हूं मैं 1 मिनट से. अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन इन 14 में से कोई स्पेसिफाइड बिजनेस में एंगेज्ड है, तो उनको 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन. तो वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, तो लॉ मेकर्स का कहना यह है कि जब तक आपकी उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिकवर नहीं हो जाती, तब तक आपसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए. इस माइंडसेट से उन्होंने कहा कि 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो ये 3 को छोड़ के, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का उनको 100% डिडक्शन मिल जाएगा. एंड अप्रूवल भी लेने की ऐसे जरूरत नहीं है. 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं 14 में से जिसमें अप्रूवल की बात आती है. एंड ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम की जहां तक बात आती है, तो अगर आप ऑप्शनल रेजिम में जाते हो तो आपको फिर ये इंसेंटिव नहीं मिलेगा. अब देखिए 35 एडी में थोड़ा डिटेलिंग कर लेना चाहिए. तो 35 एडी में आते हैं ये 14 प्रोजेक्ट, जिसको मैं शॉर्ट में कहता हूं ACC, HHH, HP, HCS, SSI.
2009 से ये सेक्शन आया, तो वो प्रोजेक्ट जो 2009 के बाद चालू होंगे वो एलिजिबल है 3 प्रोजेक्ट। ACC एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग, दूसरा है क्रॉस कंट्री ऑयल एंड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और तीसरा है कोल्ड चेन फैसिलिटी। तो 2009 या उसके बाद अगर कोई नया बिजनेस चालू करता है एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री ऑयल एंड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड कोल्ड चेन फैसिलिटी का, तो उसे सेक्शन 35 AD में 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर आया 2010 में 3 नई इंडस्ट्री को ऐड किया गया। होटल ऑफ 2 स्टार कैटेगरी एंड अबव, हॉस्पिटल ऑफ 100 बेड्स एंड अबव, एंड हाउसिंग विच इज अफोर्डेबल हाउसिंग। तो ये 3 इंडस्ट्रीज को 2010 में ऐड किया गया। होटल 2 स्टार एंड अबव, हॉस्पिटल 100 बेड्स एंड अबव, एंड हाउसिंग विच इज अफोर्डेबल हाउसिंग। तो ये हाउसिंग विच इज रीडेवलपमेंट, ठीक है, रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसेस, वो कवर किया गया। तो ये 3 इंडस्ट्री ऐड की गई। अगर 2010 के बाद कोई ये बिजनेस सेटअप करता है तो उसको 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। फिर 2011 में उन्होंने 2 और इंडस्ट्री जोड़ी, एक हाउसिंग जोड़ी, यहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग जोड़ी। 2010 वाली जो थी वो थी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पुराना मकान तोड़ के नई कुछ कॉलोनी बनाना, अपार्टमेंट्स बनाना, वैसे प्रोजेक्ट। और ये जो है ये बेसिकली अब 2011 में जोड़ा गया हाउसिंग। दिस हाउसिंग इज बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो 2011 के बाद अगर कोई ये नया बिजनेस चालू करता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का एंड हाउसिंग का, तो ही विल बी एलिजिबल अंडर दी सेक्शन। और उसके बाद 2012 में 3 और इंडस्ट्री जोड़ी गई। वन ऑफ द इंडस्ट्री वॉज हनी बी वैक्स एक्सट्रैक्शन, सेकेंड वॉज कंटेनर फ्रेट स्टेशन, and third was sugar warehousing, HCS, honey bee wax extraction, container freight station and sugar warehousing। तो ये 3 इंडस्ट्री जोड़ी गई और कहा गया कि अगर कोई नया बिजनेस चालू करता है 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद, तो ऐसी परिस्थिति में ही विल गेट अ डिडक्शन 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद 2014 में 2 इंडस्ट्री जोड़ी गई और 2017 में 1 इंडस्ट्री जोड़ी गई, एंड आई कॉल इट एज SSI। 2014 में 1 इंडस्ट्री जोड़ी गई, दैट इज स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। दूसरा था दैट वाज सेमीकंडक्टर प्लांट, ठीक है, वो जो सेमीकंडक्टर चिप्स आती है जो सभी चीजों में लगती है, उसका प्लांट। और तीसरी इंडस्ट्री थी दैट वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, देन इट वाज द इंडस्ट्री विच वाज सेमीकंडक्टर चिप, एंड थर्ड इंडस्ट्री वाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो कुल मिला के ये 14 इंडस्ट्रीज 35 AD में एलिजिबल है, जो इन तारीखों के बाद चालू होती हैं, गिवन डेट्स जो भी हैं, उसके बाद अगर ये इंडस्ट्री चालू होती है तो ऐसी परिस्थिति में यू गेट अ डिडक्शन 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, you get a deduction 100% of capital expenditure except the cost of land, goodwill and financial instruments। अब देखिए 35 AD में कुछ ये कंडीशंस और दी गई हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है कि the industry should not be set up by split up, reorganization, मतलब amalgamation, demerger। तो business reorganization से ये सेटअप नहीं होना चाहिए। It should have a new plant and machinery। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी वुड नॉट बी एलिजिबल। फिर ये भी लिखा हुआ है कि सेकेंड हैंड इंपोर्टेड है तो चलेगा, सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए पर सेकेंड हैंड इंपोर्टेड चलेगा। और ये भी लिखा हुआ है कि चलो डोमेस्टिक भी सेकेंड हैंड चलेगा अप टू 20%। फिर उन्होंने कहा चैप्टर 6 से पार्ट सी का डिडक्शन नहीं लेना है आपको, या 10AA का डिडक्शन
नहीं लेना है. So you should not claim deduction under chapter 6A part C or 10AA and no other deduction shall be allowed. अगर इस सेक्शन में आप ऑलरेडी डिडक्शन ले रहे हो तो उस खर्चे का डिडक्शन किसी और सेक्शन में आपको नहीं क्लेम करना है. You should not claim a double deduction. That is the proposition. ठीक है. तो अब अगली बात और दी गई है कि देखिए अगर आपने 35AD बिजनेस में एक असेट खरीदा और उसे विद इन 8 इयर्स नॉन 35AD बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में जो डिडक्शन पहले ले चुके थे माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन, आज तक नोशनल डिप्रिसिएशन तो मिल ही जाता आपको, तो वो नोशनल डिप्रिसिएशन हटा दो. मान लो आपने डिडक्शन लिया था 80 लाख, डिडक्शन नहीं लेते और सिर्फ डिप्रिसिएशन लेते तो वो बनता 25 लाख. तो ये जो अमाउंट है 55 लाख, ये 55 लाख को अब आपकी इनकम मान लिया जाएगा और इसको ब्लॉक में ऐड कर दिया जाएगा. उनका ये सोचना है कि विद इन 8 इयर्स अगर आप इसको नॉन 35AD में कन्वर्ट करते हो तो हम लॉ ऐसे लगा देंगे जैसे शुरू से आपने इसे नॉन 35AD में ही यूज किया. तो पहले जो डिडक्शन ले चुके हो माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन जो आपको अदरवाइज मिल ही जाता, तो डिडक्शन जो ले चुके हो माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन, उस अमाउंट को एक बार तो इनकम मान लेंगे और बाद में उसी पर आगे डिप्रिसिएशन दे देंगे. तो ये पूरा डिस्कशन है. बट दिस विल हैपन ओनली इफ यू ट्रांसफर द असेट फ्रॉम अ 35AD बिजनेस टू नॉन 35AD विद इन अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स. 8 साल के पीरियड में अगर आपने इसको नॉन 35AD में ट्रांसफर कर दिया तो ही ये होगा कि एक नोशनल अमाउंट को इनकम मान लिया जाएगा और उसी अमाउंट पे फिर डिप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा. फिर अगला ये पॉइंट आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस. तो उनका ये कहना है कि भाई देखो 35AD का लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है अनलिमिटेड ईयर्स तक, ये केवल 35AD की इनकम से सेट ऑफ होता है और ओरिजिनल ईयर जिस साल लॉस हुआ था उस साल का रिटर्न ड्यू डेट तक भरा जाना चाहिए. अगर ओरिजिनल ईयर का रिटर्न ड्यू डेट तक भरा गया है तो ही आपका 35AD का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा. सो दैट इज समथिंग विच इज देयर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस. अब उसके बाद देखिए प्रायोरिटी 2 में और भी कुछ बातें हैं. तो एक ये दिया हुआ है डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. तो 2-3 ऐसे सेक्शन है जहां पर आपको बिजनेस चालू करने के पहले अगर कोई खर्चा करते हो तो उसका डिडक्शन मिल जाता है. एक सेक्शन है सेक्शन 35. एज पर सेक्शन 35 अगर आप बिजनेस चालू करने के 3 साल पहले कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 is all about scientific research, तो you should have done the expenditure 3 years prior to the commencement of business. Within 3 years आपने बिजनेस चालू करने के पहले खर्चा होना चाहिए. मान लो बिजनेस चालू किया 15 नवंबर 21 को, तो हम कह रहे हैं कि आपका खर्चा 15 नवंबर 18 के बाद होना चाहिए. विद इन 3 इयर्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. आपने खर्चा किया विद इन 3 इयर्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको 2 खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड. फिर डिडक्शन मिलेगा 100% इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस. तो जब फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है उस साल आप पूरे अमाउंट का डिडक्शन ले लेना. एंड अगेन ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम में जाते हो तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा. फिर दूसरा सेक्शन 35AD अपन ने देखा 14 बिजनेस के बारे में है. तो बिजनेस चालू करने के बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो तो अलाउड है ही. अब ये कह रहे हैं कि बिजनेस चालू करने के पहले भी अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको इन 35AD वाले बिजनेस में उसका डिडक्शन मिल जाएगा. कितने भी साल पहले खर्चा किया हो, खर्चा कौन कौन सा अलाउड है, ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. डिडक्शन मिलेगा 100% इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस. एंड ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम में जाते हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. फिर अगला आता है 35D
35D ये कहता है कि बिजनेस चालू करने के कितने भी साल पहले, अब ये एक नया सेक्शन है देखो, 35 और 35AD तो अपन ने पहले भी पढ़े साइंटिफिक रिसर्च में, ये सेक्शन मतलब नया सेक्शन इन द सेंस है कि अपन ने अभी इसको रिवाइज नहीं किया। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का सेक्शन है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर आप करते हो, जनरल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, तो वो आपको अलाउेबल है। तो बिजनेस चालू करने के कितने भी साल पहले अगर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर करते हो विच इज स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर करते हो बिजनेस चालू करने से पहले, तो आपको 1/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर इज अलाउड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो यहां पर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि 1/5 मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा। जैसे आपने कभी स्कूल वगैरह में पढ़ा हो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो अमोर्टाइज करते हैं उसको 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब देखिए शब्द आया अमोर्टाइजेशन, तो एक टॉपिक मैंने और बना दिया कि बिजनेस हेड में कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जहां अमोर्टाइजेशन मिलता है, तो ये एक अपनी लिस्ट हो जाती है। 3619 करके एक सेक्शन है जिसमें कंपनी को डिडक्शन मिलता है। कंपनी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट एम्प्लॉइज, कंपनी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट एम्प्लॉइज, तो उनको डिडक्शन मिलता है 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 असेसमेंट ईयर्स। बिजनेस चालू करने के बाद ही ये खर्चा किया जाएगा ऑब्वियसली। 35D अगर कोई रेसिडेंट है जो एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर करता है, जो अभी अपन ने 35D पढ़ा, कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो स्पेसिफाइड है, एलिजिबल है, तो अगर कोई रेसिडेंट एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर करता है तो उसको डिडक्शन मिलेगा 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। खर्चा तो बिजनेस चालू करने के पहले किया, डिडक्शन बिजनेस चालू करने के बाद मिल जाएगा 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अगला सेक्शन है 35DD। एज पर द सेक्शन 35DD इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिलेगा। इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिलेगा अगर वो अमालगमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस करते हैं। तो अगर कोई इंडियन कंपनी अमालगमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस करती है तो डिडक्शन मिलेगा 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 असेसमेंट ईयर्स। एंड ऑफ कोर्स अमालगमेशन करोगे बिजनेस चालू करने के बाद, सो दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड सब्सिक्वेंट टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगला आता है सेक्शन 35DDA। एज पर सेक्शन 35DDA अगर आप अपने एम्प्लॉयज को वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत VRS देते हो अपने एम्प्लॉयज को, तो VRS पे जो भी खर्चा कर रहे हो उसका डिडक्शन मिलेगा 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 असेसमेंट ईयर। VRS तो तभी दोगे ना जब आपका बिजनेस चल रहा है, एम्प्लॉयज है, तो इट इज सब्सिक्वेंट टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये अलग अलग सेक्शंस है जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का या अमोर्टाइजेशन का डिडक्शन हमको मिलता है। तो मैंने वो सेक्शंस यहां पर लिखे, यू कैन जस्ट कंपेयर कि कहां कहां आपको अमोर्टाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। एक ये छोटा सा बात और कही गई है कि अमालगमेशन वगैरह अगर आप कर लेते हो इन बिटवीन, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। सो इफ यू डू अमालगमेशन डीमर्जर इन बिटवीन, मान लो 5 साल में डिडक्शन मिलता है, 3 साल आपने डिडक्शन ले लिया, उसके बाद अमालगमेशन कर लिया, तो क्या होगा। तो उनका कहना है कि भाई 3 साल डिडक्शन ले लिया और अमालगमेशन कर लिया, तो बचा हुआ 2 साल डिडक्शन नई एंटिटी को मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि अगर बीच में अमालगमेशन कर लिया, सो द डिडक्शन विल बी अवेलेबल टू द न्यू एंटिटी। दैट इज द प्रोपोजिशन विच इज देयर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, बचा हुआ डिडक्शन जो है नई एंटिटी को मिल जाएगा। एक 35AD के बारे में 1-2 बातें और है। 35AD में देखो मैंने आपको ये कहा कि रेसिडेंट असेसी को एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है 1/5 फॉर 5 years। अभी तक ये बताया। अब यहां पर दिया हुआ है कि एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो एक तो उसमें आता है एक्सपेंडिचर ऑन प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे और एनी अदर सर्वे नेसेसरी फॉर द बिजनेस ऑफ द असेसी, इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द असेसी, फिर लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एंड सेटिंग अप और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ असेसी, तो मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना वगैरह के खर्चे। ठीक है, या टेक दिस एग्जांपल पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करने के खर्चे। कंपनी के केस में फर्दर इन खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, रजिस्टरिंग ऑफ द कंपनी की फीस वगैरह, फिर पब्लिक इशू वगैरह के खर्चे, ये सबका डिडक्शन मिलेगा। और अदर प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर, अदर भी कोई प्रिस्क्राइब्ड हो खर्चा, उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड एज सच,
दैट इज द पॉइंट। तो अब इन खर्चों का आपको डिडक्शन मिलेगा 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 असेसमेंट ईयर्स। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो डिडक्शन है उसकी मैक्सिमम लिमिट तय है, एंड द मैक्सिमम लिमिट इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ऐसा नहीं कि अपना प्रोजेक्ट 10 करोड़ का है तो अपन 3-4 करोड़ तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर ही कर दें। उसकी लिमिट है कि अगर आपका प्रोजेक्ट 10 करोड़ का है तो मैक्सिमम जो डिडक्शन आप ले सकते हो वो 50 लाख रुपए तक ले सकते हो, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो मैक्सिमम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर अलाउड इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इन द केस ऑफ इंडियन कंपनी यू हैव एन ऑप्शन कि 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले लो या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो। तो हम तो ये कहेंगे कि देखो जनरली हमें लेना है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इंडियन कंपनी के केस में आप ले लो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। तो वैसा आप कर सकते हो। फिर उसके बाद और चीजें आती है, अदर डिडक्शंस करके एक टॉपिक दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे एक ये दिया हुआ है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हो, तो वो आपको अलाउेबल है, बट द पेमेंट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय का बोनस और कमीशन पे करते हो, एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन पे करते हो, तो एक तो उसके ऊपर 43 भी लगता था, अपन ने पिछले लेक्चर में उसे रिवाइज किया था कि जो कहता है कि पेमेंट शुड बी अलाउड ओनली इफ इट इज पेड इन कैश, मतलब इट इज पेड, पेमेंट नहीं हुआ है तो अलाउ नहीं होगा। ये एक था 43 भी, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे खर्चा अलाउड है। और यहां ये दिया हुआ है कि बोनस और कमीशन शैल बी अलाउड ओनली इफ इट इज नॉट अदरवाइज पेएबल एज प्रॉफिट और डिविडेंड। इफ इट इज पेएबल एज प्रॉफिट, एम्प्लॉय को वो ऑलरेडी पेएबल था एज प्रॉफिट, तो वो अलाउड नहीं है। इफ इट वॉज नॉट पेएबल एज प्रॉफिट तो ही वो अलाउेबल है। दूसरा कंडीशन अभी अपन ने देखा कि बोनस और कमीशन के ऊपर 43 भी लगता है, डिडक्शन इज अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अगली चीज आती है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को अगर आप कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो ही वो अलाउड है। इसी प्रकार से ग्रेच्युटी फंड, ग्रेच्युटी फंड में भी अगर आप अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड को पेमेंट करते हो तो ही अलाउेबल है। इसी प्रकार से आता है पेंशन फंड। पेंशन फंड में भी यह दिया हुआ है कि अगर आप किसी अप्रूव्ड पेंशन फंड को पेमेंट करते हो तो ही अलाउड है। तो देखिए, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड एंड पेंशन फंड, इन तीनों में पहली कंडीशन तो यह है दैट इट शुड बी एन अप्रूव्ड फंड। दूसरी कंडीशन यह है 43B, पेमेंट इज अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। और पेंशन को लेकर एक तीसरी कंडीशन और है, 10% ऑफ सैलरी, दैट इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा ओनली अप टू 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बेसिक प्लस CDA, ठीक है, बेसिक प्लस कंडीशनल डियरनेस अलावेंस, तो उस पर डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये कहानी हो गई एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की। अब अपन बात करते हैं एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन का लॉ जो है वो कुछ इस प्रकार से है, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, उसको तो एक बार तो इनकम मान लिया जाएगा। देखो, एम्प्लॉई से हम प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड ले रहे हैं और उसको जमा कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी है, एम्प्लॉय से लिया और जमा कर दिया, उसमें हमारा तो कोई राइट है नहीं। पर लॉ मेकर्स ने कहा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 कि एक बार तो एम्प्लॉय से जो पैसा ले रहे उसे इनकम मान लिया जाएगा, P&L में उसे इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। और बाद में अगर आप उसे जमा कर दोगे तो वो अलाउ हो जाएगा। तो एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, एक बार तो उसे इनकम मान लो, सेक्शन है 224(10), और बाद में अगर आपने उसे जमा कर दिया तो अलाउ हो जाएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाद में आपको उसे जमा करना है किस तारीख तक, तो उसकी जो तारीख दी हुई है वो है ड्यू डेट अंडर प्रिस्क्राइब्ड एक्ट। तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की जो भी एक्ट है तब तक आपको उसे जमा करना है, अगले महीने की 15 तारीख, 21 तारीख, ऐसे उसे जमा करना है, ऐसा यहां पर दिया हुआ है। तो मान लो अप्रैल का प्रोविडेंट फंड है तो 15 मई तक जमा करना है।
अगर 15 मई तक जमा कर दिया तो वो अलाउड है, नहीं जमा किया तो वो अलाउड नहीं है। और अलाउड नहीं है से मेरा मतलब है कि बाद में कभी भी वो अलाउड नहीं है, मतलब बाद में जमा भी कर दोगे तो भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हार्श प्रोविजन है, पर कई सारे कोर्ट के जजमेंट आ गए, जैसे किच्चा शुगर एक पॉपुलर जजमेंट है। एज पर द जजमेंट ऑफ किच्चा शुगर इट हैज बीन सेड कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पर भी 43B लगेगा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पर भी 43B लगेगा। मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर दिया तो अलाउड है, नहीं जमा किया तो जब जमा करोगे तब उसका डिडक्शन मिल जाएगा। जबकि देयर इज अनदर जजमेंट विच इज द जजमेंट ऑफ गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। एज पर द जजमेंट ऑफ गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इट हैज बीन प्रोवाइडेड कि अगर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, तो उसके ऊपर 36(1)(5)A ही लगेगा। मतलब अगर आपने प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट तक जमा कर दिया तो अलाउड है, और नहीं जमा किया तो नेवर एवर इट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो देखो दो व्यूज हैं और दोनों इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। एग्जाम पर्पसेस के लिए इनफैक्ट यू कैन कोट बोथ द व्यूज, दोनों व्यू लिख सकते हो। एज पर द जजमेंट ऑफ किच्चा शुगर, किच्चा शुगर का जजमेंट कहता है कि अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर दिया तो वो अलाउड है, नहीं जमा किया तो जब जमा करोगे तब अलाउड है। जबकि गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जजमेंट कहता है कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अगर आपने प्रोविडेंट फंड एक्ट की ड्यू डेट तक जमा किया तो अलाउड है, और नहीं तो उसका डिडक्शन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अब ये दोनों जजमेंट आप कोट कर देना एग्जाम में और कह देना इन माय व्यू, जो भी इनमें से आपको व्यू ठीक लगे वो ले लेना। जो भी मतलब आपको अलाउ करना हो तो अलाउ कर लेना, नहीं अलाउ करना है तो मत कर लेना, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी है क्लियर व्यू रखना, बस सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों व्यू लिख देना। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का भी जजमेंट है ऐसा भी लिख देना, किच्चा शुगर का जजमेंट है ऐसा भी लिख देना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू राइट दैट बोथ व्यूज आर पॉसिबल, द रेस्ट ऑफ द थिंग इज ओके। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अभी देखो स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराते हो तो दैट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 37(1) में सारे बिजनेस एक्सपेंसेस अलाउड है, जबरदस्ती लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, तो बिजनेस में जो भी लोन वगैरह लिए हैं आपने, उस पर कैपिटल पे जो भी ब्याज आप दे रहे हो वो ब्याज आपको अलाउेबल है। ऑफ कोर्स वो पैसा आपको इट शुड बी यूज्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। तो आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, उस पे जो भी ब्याज बनता है वो ब्याज आपको अलाउेबल है, यू कैन क्लेम दैट एज अ डिडक्शन। हाउएवर अभी देखो फिक्स्ड असेट खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो पुट टू यूज के पहले का जो ब्याज है वो कैपिटलाइज होता है। अकाउंट्स में कभी आपने पढ़ा हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, तो वैसी फिलॉसफी की बात कर रहा हूं कि पुट टू यूज के पहले का जो ब्याज है वो कैपिटलाइज होता है। अ सिमिलर प्रोपोजिशन इज गिवन अप हियर कि देखो पुट टू यूज के पहले का जो ब्याज है वो कैपिटलाइज होता है। और ब्याज की बात करोगे तो 43B की बात करनी पड़ेगी। अगर आपने बैंक वगैरह से लोन लिया है तो डिडक्शन इज अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अगला पॉइंट आता है बैड डेट्स। तो देखिए सिंपल रूल है, आपने एक अमाउंट को पहले इनकम मान लिया था, से 15-16 में एक अमाउंट को इनकम मान लिया था और टैक्स दे दिया था, बाद में वो रिकवर नहीं हो पाया, ठीक है, तो आपने क्या किया 19-20 में उसको राइट ऑफ कर दिया। पहले इनकम माना था और टैक्स दे दिया था, अब अगर वो रिकवर नहीं हो पाया तो यू कैन क्लेम दिस एज अ बैड डेट। तो बैड डेट क्लेम करने की बेसिकली दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, अर्लियर दिस अमाउंट वाज ट्रीटेड एज इनकम, एंड सेकंड कंडीशन, नाउ इट इज रिटन ऑफ इन द बुक्स एज अ बैड डेट। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आपको बैड डेट का डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहां एक आध बात इंपॉर्टेंट है कि जो मनी लेंडिंग बिजनेस होता है, मनी लेंडिंग बिजनेस में बैड डेट क्यों होती है? क्योंकि उनके लोन का रीपेमेंट नहीं आ रहा है, हमने लोन दिए थे उसका रीपेमेंट नहीं आ रहा है। तो मनी लेंडिंग बिजनेस में उन्होंने कहा कि केवल सेकंड कंडीशन पे ध्यान दो, क्योंकि जब लोन देते हैं उसे तो इनकम मानते नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक ही कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है, दैट इट इज रिटन ऑफ इन द बुक्स एज अ बैड डेट। तो मनी लेंडिंग बिजनेस में बैड डेट का डिडक्शन मिलेगा
only if it is written off in the books as a bad debt. Other than money lending business, bad debt का डिडक्शन क्लेम करने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. Earlier it was treated as income and now it is written off in the books as a bad debt. अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये भी समझ लो बात को कि इसका अपन ने एक उल्टा प्रपोजिशन कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, दैट इज सिजेशन एंड वेवर ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी. तो वहां पे 15-16 में अपन ने खर्चा बुक किया, उसका डिडक्शन ले लिया, बाद में अपने को वो खर्चे का पेमेंट नहीं करना पड़ा तो अपन ने उसका सिसेशन कर लिया बुक्स में, उस लायबिलिटी का रेमिशन कर लिया बुक्स में. तो रेमिशन ऑफ लायबिलिटी को इनकम मान लेते हैं 41(1) के अंतर्गत, और लॉस अगर हो जाता है, ठीक है, इनकम का बैड डेट हो जाता है तो उसको अलाउ कर देते हैं 36(1) में. तो दैट इज अ सिंपल थिंग विच इज देयर. अच्छा, एक बात और बता देता हूं, मैंने कहा था रेमिशन ऑफ लायबिलिटी में यूनिलेटरली अगर आप राइट ऑफ कर दोगे तो भी हम तो इनकम मान लेंगे. ये प्रूव करने नहीं जाएगा कि वो पैसा बाद में सच में रिकवर हुआ कि नहीं. इट इज नॉट द लायबिलिटी ऑफ एओ टू प्रूव कि ये पैसा सच में रिकवर हुआ कि नहीं. ऐसे यहां पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टीआरएफ लिमिटेड के जजमेंट में, और उन्होंने यही कहा है कि असेसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो बैड डेट हो गया है. असेसी ने अगर बुक्स में राइट ऑफ कर दिया तो डिडक्शन मिल जाएगा. असेसी नीड नॉट प्रूव दैट द डेट हैज बिकम बैड. इस पे इनफैक्ट सीबीडीटी का सर्कुलर भी बाद में आया जिसमें कहा गया कि एसएससी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर बुक्स में राइट ऑफ कर दिया तो डिडक्शन मिल जाएगा. एक्चुअल बैड डेट्स अलाउड है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउड नहीं है. आज मैंने बैड डेट बुक कर लिया, डिडक्शन ले लिया, सब्सिक्वेंटली बैड डेट रिकवर हो गया तो क्या होगा? अगर सब्सिक्वेंटली बैड डेट रिकवर हो गया तो इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम. बैड डेट रिकवरी को सेक्शन 41(1) में ही दिया हुआ है दैट इट इज रिगार्डेड एज इनकम. ये बैड डेट की बात हुई. अगली बात आती है CTT, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज अलाउेबल एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज अलाउेबल. तो ये दो टैक्सेस है, अलाउेबल है. टैक्स है तो 43 बिल हमेशा लगता है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ये अलाउेबल होंगे. फिर 28 में डीम्ड चार्ज है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, डोंट गो इनटू इट, इसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो. अब अगली बात आती है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट. तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट में सेक्शन 44AA इज द रिलेवेंट सेक्शन. स्पेसिफाइड प्रोफेशन में अगर आप एंगेज्ड हो और आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट 1 से ज्यादा है तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स रखनी पड़ेगी. स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या होता है? ये प्रोफेशन स्पेसिफाइड है. लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट इंक्लूडिंग एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, स्टोरी राइटर, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इनमें से कोई बिजनेस में अगर आप एंगेज्ड हो, इनमें से कोई प्रोफेशन में अगर आप एंगेज्ड हो और आपका टर्नओवर इस लिमिट से ज्यादा है. लिमिट क्या है? ये स्पेसिफाइड लिमिट 1. पिछले 3 साल तीनों के तीनों प्रीवियस ईयर्स का टर्नओवर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है. तो मान लो करंट प्रीवियस ईयर है अपना प्रीवियस ईयर 21-22, तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि 21-22 के पिछले 3 साल, मतलब प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 18-19, ये 3 सालों में तीनों के तीनों साल का टर्नओवर अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो करंट ईयर में आपको स्पेसिफाइड बुक्स रखनी पड़ेगी. सो यू हैव टू सी दिस. ठीक है, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल जैसे सीए है, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके केस में यह है कि देखो अगर पिछले 3 साल का टर्नओवर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है, हर साल तीनों के तीनों साल का टर्नओवर 1.5 लाख से ज्यादा है तो स्पेसिफाइड बुक्स रखनी पड़ेगी. अभी देखो 1.5 लाख तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, तो लॉ मेकर्स के दिमाग में है कि भाई बुक्स रखनी है आपको स्पेसिफाइड. अब ये स्पेसिफाइड बुक्स में क्या आता है? कैश बुक, जर्नल, लेजर, जो भी आपने सेल्स की है उसके रसीदें, ठीक है, जो भी आपने खर्चे किए हैं उसके एक्सपेंडिचर के बिल्स, उसकी लिमिट दी हुई है, बट दैट लिमिट एक्चुअली डज नॉट मेक एनी सेंस. तो उनका कहना है कि भाई जो कैश बुक है, जर्नल है, लेजर है, रिसिट्स एंड एक्सपेंसेस के बिल्स एंड वाउचर्स रखने हैं. और डॉक्टर्स के केस में डेली केस रजिस्टर रखना है, तो जो भी केसेस वो हैंडल कर रहे हैं उसका रजिस्टर रखना है. एंड
साल के आखिरी दिन उनको स्टॉक रखना है ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो जो भी दवाइयां हैं उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रखना है। तो हर साल क्लोजिंग रख लोगे, ऑब्वियसली वो अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, तो वो हिसाब किताब रख लो। तो ये आपको स्पेसिफाइड बुक्स रखनी है। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा टर्नओवर है तो स्पेसिफाइड बुक्स रखनी है, वो बुक्स मैंने बता दी। अब स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में, अदर केसेस में, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो आप अदर केसेस में, मतलब अगर आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट 1 से ज्यादा नहीं है, आप हो तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल पर आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट 1 से ज्यादा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको नॉर्मल बुक्स रखनी है। नॉर्मल बुक्स का मतलब होता है ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिससे आपका प्रॉफिट डिड्यूस किया जा सके, जिससे आपका प्रॉफिट निकाला जा सके। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को बुक्स तो रखनी है। अगर टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है तो स्पेसिफाइड बुक्स, टर्नओवर लिमिट से ज्यादा नहीं है तो एटलीस्ट नॉर्मल बुक्स रखनी है। फिर अगली बात आती है अदर प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन। अदर प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन के केस में रिक्वायरमेंट कुछ और है, वो भी समझ लो। अदर प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन के केस में रिक्वायरमेंट ये है कि अगर उनका टर्नओवर या प्रॉफिट स्पेसिफाइड लिमिट 2 से ज्यादा है तो उनको नॉर्मल बुक्स रखनी है, और अगर उनका टर्नओवर और प्रॉफिट इस लिमिट से ज्यादा नहीं है तो उनको बुक्स रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब टर्नओवर और प्रॉफिट स्पेसिफाइड लिमिट 2 से ज्यादा है तो व्हाट इज द स्पेसिफाइड लिमिट 2? तो स्पेसिफाइड लिमिट 2 ये है, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में पिछले 3 साल में किसी भी साल का टर्नओवर या तो 25 लाख से ज्यादा है या पिछले 3 साल में किसी भी साल का प्रॉफिट 2.5 लाख से ज्यादा है। समझो, पिछले 3 साल में किसी भी साल का टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है या पिछले 3 साल में किसी भी साल का प्रॉफिट 2.5 लाख से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो आपका यू हैव एक्सीडेड द स्पेसिफाइड लिमिट 2 इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में पिछले 3 साल में किसी भी साल में टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है या पिछले 3 साल में किसी भी साल में प्रॉफिट 1,20,000 से ज्यादा है। सो यू हैव एक्सीडेड द स्पेसिफाइड लिमिट 2 एंड देयरफॉर यू हैव टू मेंटेन नॉर्मल बुक्स। अगर स्पेसिफाइड लिमिट 2 से ज्यादा हो आप तो करना क्या है, नॉर्मल बुक्स रखनी है। नॉर्मल बुक्स मतलब ऐसी बुक्स जिससे आपका प्रॉफिट डिड्यूस किया जा सके। और इन ऑल अदर केसेस अगर आपका वो टर्नओवर और प्रॉफिट लिमिट से ज्यादा नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको बुक्स रखने की आवश्यकता नहीं है। एक दो चीजें और बता देता हूं कि देखो, मैंने स्पेसिफाइड प्रोफेशन में भी कहा कि पिछले 3 साल देखने हैं और वहां यह कहा कि तीनों के तीनों साल देखने हैं, तीनों सालों का टर्नओवर या प्रॉफिट लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। और अदर प्रोफेशंस और बिजनेस में मैंने कहा कि पिछले 3 साल देखने हैं और इसमें किसी भी साल में आपका टर्नओवर या प्रॉफिट लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कहना है कि सर हम तो 2 ही साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या, तो 2 साल का देख लो। 1 ही साल से कर रहे हैं तो 1 साल का देख लो। somebody can argue it that way ना कि भाई सब 3 साल का देखना है, मैं तो 2 ही साल से कर रहा हूं या 1 ही साल से कर रहा हूं, उतना देख लो। अब किसी का ये कहना हो सकता है कि साहब मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है। अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो ऐसी परिस्थिति में यू नीड नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि देखो, लॉ कहता है बुक्स रखनी है, नहीं रखा तो क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको बुक्स रखनी थी और आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो 25,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। अगर जानबूझ के ये डिफॉल्ट करते हो तो 25,000 की पेनल्टी लग सकती है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 44AB। सेक्शन 44AB जो है ये सेक्शन बेसिकली एक ऑडिट की रिक्वायरमेंट देता है जिसको हम लोग कहते हैं टैक्स ऑडिट, TAR, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको लेने की जरूरत पड़ती है। तो यू हैव टू अप्रोच अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड विद द हेल्प ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव टू गेट द बुक्स ऑडिटेड। हु विल डू द ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वही ऑडिटर बन सकता है जो कंपनीज एक्ट में ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, मतलब कंपनीज एक्ट वाला ऑडिटर अलग होगा और टैक्स ऑडिट वाला अलग होगा, ऐसा हो सकता है। पर वो जो रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे रिलेटिव एम्प्लॉय, ये ऑडिटर नहीं बन सकते, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस यहां भी है, तो वो लोग ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट हमको किस फॉर्मेट में लेना है? ऑलरेडी अकाउंट्स का ऑडिट होता है
मान लो कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी अकाउंट्स का ऑडिट होता है, तो ऑडिट होगा इन फॉर्म 3CA प्लस फॉर्म 3CD। अगर ऑलरेडी अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता है तो अब ऑडिट होगा इन फॉर्म 3CB एंड फॉर्म 3CD। एंड ऑडिट रिपोर्ट कब तक साइन हो जानी चाहिए? 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है 31 अक्टूबर बेसिकली, उसके 1 महीने पहले 30 सितंबर तक ऑडिट हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑडिट वालों की ड्यू डेट तो वही होती है ना 31 अक्टूबर, एक्सेप्ट ट्रांसफर प्राइसिंग में तो 30 नवंबर होती है, बाकी जनरली इट्स 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट है, उसके 1 महीने पहले 30 सितंबर तक ऑडिट हो जाना चाहिए एंड ऑडिट रिपोर्ट शुड बी अपलोडेड। अब ऑडिट किसको कराना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, बिजनेस में ऑडिट उसको कराना है जिसका करंट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। प्रोफेशनल में ऑडिट उसको कराना है जिसका करंट ईयर का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है। तो बिजनेस की लिमिट है 1 करोड़, प्रोफेशन की लिमिट है 50 लाख। अगर इससे ज्यादा टर्नओवर है तो ऑडिट कराना है। उसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ये वाली बात अपन एक्चुअली जाकर देखेंगे जब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पढ़ेंगे। एक चीज ये और दी हुई है नया प्रोविजन कि अगर आपका टोटल 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर 95% ऑफ द रिसिट्स एंड 95% ऑफ द एक्सपेंसेस बैंकिंग चैनल से है तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। कब ये एग्जम्पशन कब है? टर्नओवर आपका कितना है? अप टू 5 करोड़। अगर 95% रिसिट एंड 95% एक्सपेंडिचर बैंकिंग चैनल से, ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। टर्नओवर 5 करोड़ तक है, 95% रिसिट्स बैंकिंग चैनल से है, 95% एक्सपेंसेस बैंकिंग चैनल से। अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में यू हैव टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, मतलब यू आर एग्जाम्ड फ्रॉम गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड रादर। ठीक है, आई रिपीट, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ का है, 5 करोड़ तक का है, 95% ऑफ द रिसिट्स एंड 95% ऑफ द एक्सपेंसेस बैंकिंग चैनल से है, तो आपको ऑडिट नहीं कराना है, अदरवाइज ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। तो जनरल रिक्वायरमेंट तो देखो, बिजनेस के केस में 1 करोड़ तक का टर्नओवर, प्रोफेशन के केस में 50 लाख तक का टर्नओवर, ठीक है, उससे ज्यादा है तो ये ऑडिट कराना है। और एक 5 करोड़ की भी लिमिट है बिजनेस के केस में, वो ये कि 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो भी ऑडिट नहीं कराना है, पर वो तभी जब रिसिट्स और पेमेंट्स जो बैंकिंग चैनल से है 95%। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले केसेस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है, वो मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक चीज यहां पर दी गई है वो है पेनल्टी। लॉ कहता है ऑडिट कराना है, अगर नहीं कराया तो, अगर आपने ड्यू डेट तक ऑडिट नहीं कराया तो आपको पेनल्टी लग सकती है अंडर सेक्शन 271B। पेनल्टी है ₹1,50,000 मैक्सिमम और 0.5% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस। तो मतलब अगर आपने डिफॉल्ट किया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो पेनल्टी वो 1.5 लाख रुपए है, या मतलब 0.5% ऑफ द टर्नओवर की पेनल्टी है। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन। कराना है ऑडिट, नहीं कराया तो पेनल्टी लग सकती है। देखो, अब उसके बाद आता है सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो देखो 44AD कब लगेगा ये समझो, लेट मी ट्राई टू मेक इट आउट। तो 44AD कब लगेगा? 44AD लगने के लिए 5 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। नंबर 1, यू आर अ इंडिविजुअल, HUF और a firm other than LLP. Second condition is that you are a resident, individual, HUF, LLP. You are doing any business other than agency, brokerage or commission business. Fourth condition is that you have not claimed any deduction under 10AA or Chapter 6A Part C. And fifth and the last condition is your turnover does not exceed ₹2 crores. If you fulfill all these 5 conditions, you are covered under the section 44AD. Individual, HUF, firm excluding LLP, resident, doing any business excluding agency business or brokering or commission business, you have not claimed deduction under 10AA, Chapter 6A Part C, or and your turnover is exceeding
टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग ₹2 करोड़ इन द करंट ईयर। अगर ऐसा होता है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगेगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगेगा तो इनकम कैसे असेस की जाएगी? 8% और मोर ऑफ द टर्नओवर शैल बी रिगार्डेड एज योर प्रॉफिट। तो उनका प्रिजम्पशन है कि 8% ऑफ द टर्नओवर विल बी रिगार्डेड एज प्रॉफिट, तो 8% को प्रॉफिट मान लेंगे। और अगर बैंकिंग चैनल से है आपकी रिसिट्स तो 8 की जगह 6% को प्रॉफिट मान लेंगे। तो वैसे तो 8% ऑफ द टर्नओवर विल बी रिगार्डेड एज प्रॉफिट, पर अगर बैंकिंग चैनल के जरिए है तो फिर 6% ऑफ द टर्नओवर शैल बी रिगार्डेड एज प्रॉफिट और मोर, मतलब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ज्यादा आपको ऑफर करना पड़ेगा। 8% तो एक बेंचमार्क है, ज्यादा होता है तो ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाने का इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट यह होगा कि आपको अकाउंट्स को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, अलग से खर्चे का हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है, न तो कोई खर्चा अलग से अलाउ होगा, न कोई अलग से डिसअलावेंस किया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और बात है कि आपको एडवांस टैक्स भी केवल एक ही इंस्टॉलमेंट में भरना है। 15 मार्च की एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट भर दो, दैट्स इट। 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स नहीं भरना है। अब उसके बाद यह आता है कि देखो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का प्रोविजन तो कहता है कि 8% प्रॉफिट होना चाहिए, 6% होना चाहिए। किसी का कहना है कि साहब मेरा प्रॉफिट कम होता है, इफ यू हैव अ लोअर प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट कम होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आप ऑप्ट आउट कर लो और ऑप्ट आउट करके ऑडिट करा लो। ऑडिट करा के ठीक है, ऑडिट करा लो और ऑप्ट आउट कर लो। यू कैन ऑप्ट आउट, अगर कम प्रॉफिट है तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट आउट। पर ऑप्ट आउट जब करते हो तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि देखो ऑडिट कराना पड़ेगा। पर अगर आप की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से कम है तो ऐसी परिस्थिति में आप ऑप्ट आउट तो कर ही सकते हो, ऑडिट भी कराने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आपको कम प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट आउट। देयर आर 2 सिचुएशंस, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख या 3 लाख वगैरह जो भी है उससे ज्यादा है तो ऑडिट करा लेना, उससे कम है तो ऑडिट मत कराना। और अगर आपको हायर प्रॉफिट होता है तो लॉ तो कहता है 8% प्रॉफिट होना चाहिए, 6% होना चाहिए, हमको तो सर उससे ज्यादा होता है। अगर आपको रियल इनकम ज्यादा है, एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो यू हैव टू ऑफर हायर। देखो लैंग्वेज यही है ना जो अपन ने अभी देखी, दैट दिस इज द लैंग्वेज 8% और मोर, तो ज्यादा होता है तो ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा, ऐसा क्लियरली लॉ में दिया हुआ है। तो ये बेसिक अपना हो गया चीज। अब उसके बाद एक चीज और बता देता हूं कि देखो अल्टीमेटली 44 AD वाले केस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब आएगी? अगर आपका करंट ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो पक्का ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट होता है 44 AB में। अगर आपका टर्नओवर 0 से 1 करोड़ के बीच में है एंड अगर आप 8% या उससे ज्यादा कमा रहे हो, 8 या 6% उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो आप 44 AD में कवर होते हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कवर होते हो, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपका 8% से ज्यादा नहीं है, 8-6% से कम इनकम है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि यू हैव टू ऑप्ट आउट। कम प्रॉफिट आ रहा है आपको तो ऑप्ट आउट कर लो। अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा नहीं है तो ऑडिट मत कराओ, बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो ऑडिट करा लो, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो अब ये एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर आपको 8% या उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो टेंशन नहीं है, 44 AD में हो, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपका 8% से कम प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, अदरवाइज आपको ऑडिट कराने की जरूरत है, इसलिए ऑडिट कराना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि साहब वो तो मैं ऑडिट नहीं कराऊंगा, ऑडिट आपको कराना पड़ेगा। तो देखो 44 AD वाले केसेस में ऑडिट कहां कहां कराना है। ये अगर 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो एडी लग ही नहीं रहा है आपके ऊपर। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में टर्नओवर है और गिवन परसेंटेज से कम ऑफर कर रहे हो, ऑडिट कराना है। और 0 to 1 करोड़ के बीच में टर्नओवर है एंड यू आर नॉट ऑफरिंग द 8% प्रॉफिट एंड योर टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यू हैव टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड। सो दैट इज द प्रोपोजिशन, ठीक है। इसके साथ ये हो गया। अब अगला सेक्शन पे आते हैं 44A। 44A,
अभी देखो 44 ए कब लगेगा, तो 44 ए लगने के लिए एलिजिबल एसएससी कैन बी ऑल टाइप्स ऑफ एसएससी. यू आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ हायरिंग, लीजिंग, प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरिएजेस. तो आप हायरिंग, लीजिंग, प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरिएजेस वाले बिजनेस में एंगेज्ड हो, और आपके पास ओनरशिप बेसिस पर 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है. ठीक है, यू डू नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरिएजेस. अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है, यू आर एंगेज्ड इन हायरिंग, लीजिंग, प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरिएजेस, और आपके पास ओनरशिप बेसिस पे 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, तो 44 ए लगेगा. 44 ए के अंतर्गत कैसे इनकम निकाली जाएगी, तो उनका यह कहना है कि लाइट गुड्स व्हीकल के केस में, मतलब जिनकी 12 टन से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो लाइट गुड्स व्हीकल के केस में इनकम ली जाएगी 7,500 पर ट्रक पर मंथ और मोर एज द केस में भी. ठीक है, और हेवी गुड्स व्हीकल के केस में जिनकी कैपेसिटी 12 टन से ज्यादा है, उनके केस में 1,000 पर टन पर मंथ और मोर एज द केस में भी इनकम असेस की जाएगी. सो दैट इज द प्रोपोजिशन विच इज देयर. ठीक है, एंड अगेन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाने का क्या इंपैक्ट है, सेम एज 44 एडी. आपको ऑडिट नहीं कराना है, अलग से कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, कोई खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा, अलग से कोई हिसाब किताब नहीं रखना है. एडवांस टैक्स भी जो आपको भरना है, वो अभी यहां पर एडवांस टैक्स आपको मतलब सारी इंस्टॉलमेंट्स भरनी है. इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि एक ही इंस्टॉलमेंट भरनी है, चारों इंस्टॉलमेंट भरनी है. तो एडवांस टैक्स में यहां एग्जम्पशन नहीं है, बाकी तो सब चीजें सेम है. ज्यादा प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, इनने बोला 7,500 या 1,000 रुपए पर टन पर मंथ, वो बोला. पर अगर आपको रियल प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो अगर आपको रियल इनकम ज्यादा होती है तो ज्यादा पे टैक्स देना पड़ेगा, रियल इनकम कम होती है तो यू कैन ऑप्ट आउट कर लो, और ऑप्ट आउट करके रियल इनकम पे टैक्स दे दो, बशर्ते आपको अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा. ठीक है, इफ यू ऑप्ट आउट यू हैव टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड. तो ये 44 ए सेक्शन है, और उसके बाद एक आखिरी सेक्शन आता है 44 एडीए. दिस इज अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स. तो अभी देखो 44 एडीए कब लगेगा, व्हेन यू आर एनी एसएससी, यू आर एंगेज्ड इन अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन विद 10 प्रोफेशन जो सेक्शन 44 AA में दिए गए हैं. ठीक है, एंड योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, 50 लाख तक का टर्नओवर है. कोई भी एसएससी है स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज्ड है अंडर 44 AA, और 50 लाख रुपए तक का आपका टर्नओवर है. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो 44 AA लगेगा. एज पर 44 AA योर प्रॉफिट शुड बी 50% ऑफ द टर्नओवर और मोर. प्रोफेशनल्स के केस में प्रॉफिट रेट ज्यादा दिया, उन्होंने 50% दिया, तो 50% शुड बी योर प्रॉफिट. अगेन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ गोइंग इनटू 44 AA, 44 एडीए. तो 44 एडीए में जाने का इंपैक्ट वही है जो 44 एडी वाला है. अलग से कोई खर्चे का हिसाब किताब नहीं रखना है, बुक्स नहीं रखना है, ऑडिट नहीं कराना है, एंड एडवांस टैक्स भी एक ही इंस्टॉलमेंट में देना है. तो वो सब है जो 44 एडी वाली बात है. अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, गिवन परसेंटेज से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ज्यादा पे टैक्स दो, गिवन परसेंटेज से कम प्रॉफिट होता है तो यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ द सेक्शन. बट इफ यू ऑप्ट आउट ऑफ द सेक्शन यू हैव टू सी कि आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है या कम है. अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो यू हैव टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड. ठीक है, ऑप्ट आउट तो कर लिया बट यू हैव टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड. और अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में ऑडिट भी कराने की जरूरत नहीं है. तो ये प्रपोजिशन 44 ADA में दिया है. टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ऑडिट कराओ, टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो ऑडिट मत कराओ. इसके साथ अपना बिजनेस हेड का रिवीजन हो जाता है. तो बिजनेस हेड में ये सब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और ये सब चीजें दी गई है. दैट्स इट. सो एक चीज और मैं इनफैक्ट बता देता हूं कि देखो ये एक चार्ट है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके एक बार देख लेना अपने लेवल पे. अगर आपके पास ये नोट्स हैं तो उससे आप देख लेना, तो आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी.
ये चार्ट है, देखो अभी इसमें मैं 12 पॉइंट्स तक कह रहा हूं कि एक बार स्क्रीन को पॉज करके देख लेना। सिंपल है, वही चीजें लिखी गई है। जो बिजनेस हेड में इतनी सारी चीजें थी ना, उसको मैंने एक टेबल में समराइज कर दिया है। तो 12 पॉइंट तक ये हो गया। अभी 13 से लेकर ये देख लो, ऐसे 25-30 पॉइंट है ना, तो ये 13 से यहां पर आ गया। फिर 18 से लेकर 24 तक देख लो है। इसको एक बार पढ़ लेना अपने लेवल पे स्क्रीन पॉज करके, कोई बड़ी बात नहीं है, सब वही चीजें दी गई है जो पूरे बिजनेस हेड में अपन ने रिवाइज किया। सो 18 से 24 हो गया ये, एंड देन 25 से लेकर 27 हो गया ये। देन इट्स 28 to 35, दैट्स इट है ना, 35 इज द लास्ट वन। तो 28 से 35, इसमें वो सारे खर्चे दिए गए हैं जो इतने बिजनेस हेड में अपन ने पढ़े थे, अलावेबल डिसअलावेबल, उस पूरे को एक समरी वे में यहां पर दिया गया है। तो इसको देख लेना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।